तो आज हम जैसे हमने रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस देखे थे, तो 9 हमारे पास रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस थे। और हम लोगों ने अपने पिछली क्लास में अपने बुक के अकॉर्डिंग अगर नोट किया होगा तो 9 की बजाय हमने 10 रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस किए थे, क्योंकि उसमें जो मॉडर्न किताब आ रही है इवन कॉपी की, उसमें एक पर्टिकुलर रूल ऑफ इन्फ्रेंस है जिसको ऐसे नोट नहीं किया गया कहीं, लेकिन वो भी काम आ जाता है। अगर आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो। वो है कि कंस्ट्रक्टिव डिलेमा के अलावा मैंने डिस्ट्रक्टिव डिलेमा भी बताया था, विच इज नॉट, मैंने लेटर ऑन चेक किया उसमें था नहीं वो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप उसको यूज कर सकते हो फिर भी डिस्ट्रक्टिव डिलेमा को, राइट। तो रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस के अलावा हमारे पास रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट है। इनमें फर्क क्या है? रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस जो हैं ये सारे के सारे हमारे आर्ग्यूमेंट के फॉर्म्स हैं, जैसे मोडस पोनेंस फॉर एग्जांपल। तो मोडस पोनेंस एक पूरा आर्ग्यूमेंट है, उसमें एक स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q, फिर दूसरी स्टेटमेंट आती है P, फिर कंक्लूजन आता है देयरफॉर Q। तो उसमें दो प्रीमाइस और एक कंक्लूजन मिला के पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट है। सो जब आप आर्ग्यूमेंट को रिप्लेस करोगे कहीं भी पूरे, अब जब कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रूफ हम करेंगे तो वहां आपको एग्जैक्ट आर्ग्यूमेंट की फॉर्म चाहिए होगी। एग्जैक्ट आर्ग्यूमेंट की फॉर्म से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए ये है, अब सपोज आपका एक कोई भी हम ऐसा रूल उठाते हैं जो जिसको हम अलग तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हो, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन। P डॉट क्यू एक आर्ग्यूमेंट है, एक प्रेमाइस है, P दूसरा प्रेमाइस है, और कंक्लूजन क्या हो जाएगा? आई एम सॉरी, इसको इससे हम सीधा P डॉट क्यू गिवन है तो इसमें से हम सीधा कंक्लूजन निकाल रहे हैं P ही कंक्लूजन है इसमें हमारा। P डॉट क्यू, उसमें कंक्लूजन है P कि अगर P डॉट क्यू ट्रू है तो P भी ट्रू होगा, ये कह रहा है ये आर्ग्यूमेंट। सो P ही हमारा कंक्लूजन है इसमें। सो P डॉट क्यू देयरफॉर P। सच्चाई ये है कि P डॉट क्यू के साथ Q भी तो ट्रू होगा, लेकिन दिक्कत ये है हमारी कि हम आर्ग्यूमेंट की स्टैंडर्ड फॉर्म को बदलते नहीं है। अब ऐसा नहीं लिख पाएंगे, ये सही है सिंप्लीफिकेशन का, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन गलत हो जाएगी। हालांकि ये ट्रू है, ये भी सही है, लेकिन ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ना होने की वजह से यूज नहीं कर सकते हैं। ये हमने रूल्स बनाए हुए हैं। लॉजिक जो है इसकी पावर ही ये है कि वंस आपके लॉजिकल स्ट्रक्चर में आर्ग्यूमेंट आ गया और आपने कंक्लूड कर दिया कि ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है, इसलिए इस स्ट्रक्चर के अंदर आने वाला कोई भी आर्ग्यूमेंट वैलिड आर्ग्यूमेंट ही होगा। जब आपने ये कंक्लूड करना है तो फिर स्ट्रक्चर के अंदर जरा भी चेंज जो है वो हम अलग स्ट्रक्चर मान लेते हैं, यानी इसको P डॉट क्यू और सेकंड जो कंक्लूजन है वो Q अगर हम लिखेंगे तो इसको हम अलग स्ट्रक्चर मानेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि Q जो है वो यहां पे सेकंड जो उसका पार्ट है, जबकि हमने जिसको कंक्लूड किया था वो फर्स्ट पार्ट था। हालांकि ये तो वेरिएबल्स हैं, अब इसमें कुछ भी हो सकता है, P में और Q में कुछ भी हो सकता है। और सही बात ये भी है कि P डॉट क्यू का ट्रू होने का मतलब है कि दोनों ट्रू होंगे तभी ये ट्रू होगा, एंड जो हमारा कनेक्टिव है। तो इसका मतलब हम कर सकते थे लेकिन हम ये नहीं करते हैं। वजह एक ही है कि हमने अपने आर्ग्यूमेंट को बोला है कि हम फॉर्मल प्रूफ बना रहे हैं। अब यहां से वर्ड फॉर्मल को अच्छे से और समझना शुरू कर दो। हम उससे भी किया था हमने प्रूफ, ट्रुथ टेबल से भी प्रूफ्स बनाए थे हमने, लेकिन ट्रुथ टेबल वाले प्रूफ में और इसमें फर्क क्या है? ध्यान रखना, ट्रुथ टेबल के अंदर जब हम प्रूफ कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, हम ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज जो हैं वो डाल रहे थे उसमें। ट्रू क्या है? वैल्यू है जो हम किसी स्टेटमेंट की हो सकती है, वो ट्रू भी हो सकती है स्टेटमेंट, फॉल्स भी हो सकती है। तो ट्रू जो है उसकी वैल्यू है, तो हम उसमें सारी पॉसिबल वैल्यूज डालते थे और उसमें चेक करते थे कि कोई ऐसी पॉसिबल वैल्यू तो नहीं आ जा रही है जो अदरवाइज कॉम्बिनेशन के तौर पे पॉसिबल ना हो, जैसे कि पहला प्रमाइस भी ट्रू, दूसरा प्रमाइस भी ट्रू, फिर भी कंक्लूजन फॉल्स। तो ऐसी कोई वैल्यू की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, वो वैल्यू की पॉसिबिलिटी हम अंदर घुस के प्रॉपर वैल्यूज डाल के चेक करते थे। इस काम को अगर हमने नाम देना हो कि ये किस टाइप का प्रूफ था,
तो ये सिंटैक्टिकल या कह लो फॉर्मल प्रूफ नहीं है, फॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो ट्रुथ टेबल वाला प्रूफ जो है वो वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ट्रू और फॉल्स किसकी वैल्यू है। फॉर्म का मतलब क्या होगा? फॉर्म का मतलब स्ट्रक्चर, वैल्यू नहीं, स्ट्रक्चर। अंदर वैल्यू जो मर्जी हो, स्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए। तो इसलिए ट्रुथ टेबल वाले जो प्रूफ्स हैं उनको हम अगर नाम देना हो तो कह सकते हैं सिमेंटिक प्रूफ्स हैं। दे आर प्रूफ्स बाय वे ऑफ मीनिंग। ट्रू और फॉल्स मीनिंग्स हैं जो हम उसको देते हैं और फिर देखते हैं कि फिर भी वो वैलिड आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो सिमेंटिक प्रूफ्स हैं वो। जबकि फॉर्मल प्रूफ जो होगा वो सिंटैक्स पे डिपेंड करेगा, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, किस ऑर्डर में चीजें लिखी हुई हैं उस ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। चीजों का अपना मीनिंग क्या है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, हमारे लिए मैटर करता है उनका फॉर्म, उनका स्ट्रक्चर, उनका सिंटैक्स। इसलिए फॉर्मल प्रूफ्स जो भी होंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करेंगे। अब यहां पे हमारे को पता होने के बावजूद कि मीनिंग सेम है दोनों का, फिर भी हम इसलिए इसको मान नहीं रहे क्योंकि स्ट्रक्चर सेम नहीं है। जब हमने ऐलान कर दिया कि हम केवल और केवल फॉर्मली प्रूव करेंगे, फॉर्मली प्रूव करने का मतलब फॉर्म पे बेस्ड प्रूफ करेंगे, तो फिर हम फॉर्म को ऊपर ही स्ट्रिक्टली रिलाई करेंगे और किसी चीज पे रिलाई हम नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमारे को कोई यहां से यहां पहुंचने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? फिर फॉर्म के रूप में हमारे को इसमें कोई ऐसा ऑपरेशन करना पड़ेगा जो वैलिड ऑपरेशन हो और जो हमारे को P डॉट Q को Q डॉट P के इक्विवेलेंट बना दे। तो हम क्या करेंगे? हम कोई एक ऐसा स्टेप इसमें ऐड करेंगे कि यहां पे जैसे हम लिखेंगे Q डॉट P और उसका रीजन देना पड़ेगा यहां पे कि क्यों P डॉट Q से हम Q डॉट P डिराइव कर पाए, इसको हमने इससे रिप्लेस कैसे कर दिया, ये हमें रीजन देना पड़ेगा। तो वो रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट मैं अभी आपको दे रहा हूं। तो ये एक रूल ऑफ रिप्लेसमेंट है जो यहां पे लागू हो चुका है और उसके बेसिस पे अब देखो स्ट्रक्चर सेम आ गया। अब हम यहां पे देयरफॉर क्यू कह सकते हैं, राइट। सो क्योंकि P डॉट Q गिवन गिवन होने पे P गिवन कंक्लूजन आ रहा था, तो P डॉट Q से हमने Q डॉट P बनाया और फिर उससे Q पे हम अराइव कर गए। अब हम सही कर गए, लेकिन कोई कह सकता है कि ये मीनिंगलेस एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, दिमाग को तो समझ में आ रहा है, लेकिन दिमाग को ये इसके मीनिंग की वजह से समझ आ रहा है। हम चाहते हैं दिमाग को मीनिंग में जोर ना लगाना पड़े, सीधा स्ट्रक्चर देख के पता चलना चाहिए कि प्रूफ सही है कि नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर को हम वापस वहीं ले आए क्योंकि ये हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर अब सही है। ये हमारा स्टैंडर्ड आर्गुमेंट वाला ही फॉर्म है, ये इसका भी है ना। इसका फॉर्म स्टैंडर्ड आर्गुमेंट की पहला वाला, यहां भी पहला वाला, यहां भी पहला था, तो प्रूव हो गया। तो ये देखते ही प्रूव होने का मतलब ये होता है। ठीक है, सो लॉजिक में कुछ चीजों को हम बहुत स्ट्रिक्टली करते हैं, जबकि हमें उसकी काउंटर बात पता भी होती है, तब भी हम स्ट्रिक्ट रहते हैं। अगर हम कह रहे हैं फॉर्मल प्रूफ तो सिर्फ फॉर्म पे टिके। तो मैं आपको ऐसे रूल्स अभी दे रहा हूं रिप्लेसमेंट के, जिनसे आप किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला को अपने रिक्वायर्ड फॉर्म में ला सकते हो। सो पहले हमने देखे रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर्स जो वैलिड हैं, और दूसरी चीज हम देख रहे हैं ऐसी चीजें बीच में से, ऐसे वेल फॉर्म्ड फार्मूलाज जिनको एक दूसरे से रिप्लेस किया जा सके, राइट। तो उसमें सबसे पहले तो सिंपल हमारे डी मॉर्गन, सबसे पहले डी मॉर्गन है। डी मॉर्गन ने एक थ्योरम दी थी, तो हम उस थ्योरम को यूज कर लेते हैं रूल्स के रूप में अपने। तो उस थ्योरम का क्या कहना है कि अगर ये कंडीशन हो, राइट, तो दिस इज, इसको हम कहते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। जनरली आप जल्दी में अगर ये टी नहीं भी डालोगे और ये 3 लाइनें डाल दोगे, जनरली चल जाता है पेपर में, बट एग्जैक्ट सिंबल ये है। तो इट इज पी, जैसे मैथ्स में होता था ब्रैकेट्स खोलने पे, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता था तो अंदर के सारे साइंस उल्टे हो जाते थे, वही हो रहा है। तो पी का नॉट पी बन गया, वेज का उल्टा डॉट है, और क्यू का नॉट क्यू। सो एक ये बन गया। इसी तरह पी डॉट क्यू अगर होगा तो भी यही बन जाएगा, नॉट पी
वेज नॉट क्यू, राइट। सो इसका अब फर्क क्या है, जब हम आर्ग्यूमेंट बिल्ड करेंगे अब फॉर्मल स्ट्रक्चर में आर्ग्यूमेंट, तो उसमें हमारे को कहीं ये एक जगह दिख गया जहां पे ये इस तरह की सरकमस्टांस में ये पड़ा हो इंडिपेंडेंटली, तो हम चुपचाप उसको इससे रिप्लेस कर सकेंगे। जबकि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट जो दूसरा हमारा रूल्स थे, इन्फ्रेंस के रूल्स थे, उसमें जो भी हम लगा रहे थे वो हम पूरी की पूरी स्टेटमेंट पे लगाते थे। अब पूरी स्टेटमेंट जरूरी नहीं है, स्टेटमेंट का कोई एक पार्ट भी अगर ये है तो इस पार्ट को केवल इससे रिप्लेस कर सकते हैं अगर उससे हमारा काम बनता हो। ठीक है, उसको हम लगाएंगे जुडिशियसली कि कहां लगाना है कहां नहीं लगाना, वो हमारी इच्छा है। लेकिन अब हमें पूरी स्टेटमेंट रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। रिप्लेसमेंट के किसी स्टेटमेंट के किसी पार्ट में भी यही स्ट्रक्चर आ गया तो हम इसकी जगह ये, या फिर ये पड़ा हो तो इसकी जगह ये, दोनों इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सो दीज आर रिप्लेसमेंट्स, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। फाइन। सो ये डी मॉर्गन है। ऐसे ही हमारे पास आपके मैथ्स में ही कुछ और रूल्स होते थे, कुछ प्रॉपर्टीज होती थी मैथमेटिक्स में, बचपन में भी ये बहुत पढ़ी गई हैं, तो अभी हम एक तरह से उनको ही दोहरा रहे हैं। सो वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, another is the property of association, and still other is property of commutation. तो ये तीन प्रॉपर्टीज मैथ्स में भी ऑब्जर्व करते थे हम नंबर सिस्टम्स के अंदर, तो वही तीन प्रॉपर्टीज इनके लिए भी वैलिड होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स के लिए भी। तो क्या होती है ये? डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जैसे मान लो P और वेज Q डॉट R हो, तो इसको हम लिख पाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन करके, कुछ ऐसा कर दूं कि सामने लिखा रह जाए। मैं यहां से बिटा रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन को सामने लिख दूंगा। इसको मैं दिस इज लॉजिकली इक्वलेंट टू P वेज Q डॉट P वेज R। तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। ये ब्रैकेट खोलते ही हर चीज से मल्टीप्लाई हुआ करता था अंदर, तो अभी मल्टीप्लाई विद साइन होगा। तो ऐसे ही अगर यहां पे हमारा P डॉट Q वेज R होगा तो फिर ये लॉजिकली इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके? बोलेगा कोई? क्या बन जाएगा? P डॉट है, हाँ, P डॉट Q वेज P डॉट R, जस्ट लाइक यू ओपन द ब्रैकेट्स, वही चीज है, सेम चीज है। सो इस सिंबल को देखो, राइट? तो ये सिंबल इसके साथ भी, ये इसके साथ भी, और बीच में ये, यहां पे ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, और बीच में ये, वही बनाया हमने, P वेज Q P वेज R, बीच में डॉट। सो यहां बना दिया हमने P डॉट Q एंड P डॉट R, और बीच में वेज, ये वाला, राइट? तो इसको हम कहते हैं रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके पूरे स्टेटमेंट्स में कहीं ये दिख गया आपको और आपको चाहिए ऐसी फॉर्म, तो आप सिंपली रिप्लेस कर सकते हो। और ये दिख जाए और ये फॉर्म आपको चाहिए तो आप रिप्लेस, यानी कि अगर आपको कहीं दिख रहा है कि हमारे पास Q वेज R आ रहा है, लेकिन आपको चाहिए डॉट में रिक्वायरमेंट है आपकी, P डॉट Q चाहिए था आपको, तो फिर आप समझ सकते हो कि वहां पे ये वाला रूल हो सकता है लागू हो जाए। जस्ट आपको देख के कंजेक्चर ही करना होता है, राइट? तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा हमारा एसोसिएट। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी हमारे को कि हम अगर बहुत सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो जरूरी नहीं है सारी की सारी ब्रैकेट्स जो है वो एक बार में ही खोलनी है, हम उनको पार्ट्स में मल्टीप्लाई कर सकते होते थे। तो दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, P वेज Q वेज R, राइट? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप P वेज Q वेज R को ऐसे भी लिख सकते हो।
सो दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि आप अगर सारे वेज हैं या सारे डॉट हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ब्रैकेट्स को इधर से उधर करने में आपको अलाउ करती है, राइट। इसी तरह डॉट प्रोडक्ट में भी हो जाएगा। पी डॉट क्यू डॉट आर है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी डॉट क्यू डॉट आर और फाइन। सो दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएशन है, रूल्स ऑफ लॉज ऑफ एसोसिएशन है। और तीसरा हमारा कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन में यही बराबर कर देता हूं। कम्यूटेशन हमारे कहती है, ये वो है जो मेरी एग्जांपल में हो रहा था, P डॉट Q कैन बी कम्यूटेटेड टू Q डॉट P, और इसी तरह P वेज Q कैन बी कम्यूटेटेड टू Q वेज P। ठीक है, ये ध्यान रखना, गलती नहीं कर देनी जो गलती कॉमनली कर देते हैं लोग। लोग सोचते हैं P इंप्लाइज Q आ गया तो उसको भी क्या हम कर देंगे उल्टा। अगर ये लिखा हो P इंप्लाइज Q, क्या इसको भी Q इंप्लॉय P कर सकते हो आप? मीनिंग चेंज हो जाएगा। और अगर ऐसा हो कि P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P दोनों वैलिड हों अगर, तो उसको हम क्या कह रहे थे, वो हमारी बाई कंडीशनल था, इक्विवेलेंस हो जाती है, देन दैट बिकम्स अ इक्विवेलेंस केस। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेशन। ये हमारी कम्यूटेशन है, राइट। सो ये रिप्लेसमेंट आपको बार बार करनी पड़ सकती है। उसी केस में सिंप्लीफिकेशन से पहले कई बार आपको दिख रहा होगा कि यहां से मैं सीधा क्यू निकाल सकती हूं, लेकिन इसलिए नहीं निकालोगे आप क्योंकि सिंप्लीफिकेशन सीधी नहीं कर सकते, उससे पहले आपको कम्यूटेशन करके फिर सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। उस केस में आपका जो पीछे गया है वो आगे आ जाएगा और आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। देन देयर इज डबल नेगेशन। डबल नेगेशन का मतलब होता है कि सिंपली एक बार नेगेशन हुई है, एक बार और नेगेशन करने से वापस पॉजिटिव हो जाती है कोई चीज। सो नेगेशन ऑफ नेगेशन, यानी अगर कोई P है तो दिस इज इक्वलेंट टू डबल नेगेशन ऑफ P, वन एंड द सेम थिंग। सो P इज डबल नेगेशन ऑफ इटसेल्फ। तो एक बार नेगेशन करने से उल्टा होगा, वापस फिर नेगेशन करने से वापस वहीं आ जाएगा, राइट। सो एनीथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू डबल नेगेशन ऑफ इटसेल्फ। तो ये वाला एज अ ट्रिक कई जगह पे आपको जरूरत पड़ेगी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्मल प्रूफ्स। देन इज डबल नेगेशन। हाँ, देन वी हैव ट्रांसपोजिशन। इनको ग्रुप्स में याद करना है आपने, क्योंकि ये ना सारे ऑलमोस्ट हर वक्त आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप प्रूफ कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। तो दिस इज कॉल्ड एज, शॉर्ट फॉर्म्स में अक्सर लिख देते हैं हम DN, है ना, DN मतलब डबल नेगेशन। तो ये चार का एक ग्रुप है, ये ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स जैसे हैं चारों। कौन से चार? जो हमने अभी चार किए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डबल नेगेशन की प्रॉपर्टी। ये चारों मैथमेटिकल आपके जो हम नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते थे जहां पे, ये वैसे ही हैं, ब्रैकेट्स की तरह ही ऑपरेट करते हैं। माइनस बाहर अगर हो ब्रैकेट के तो अंदर जाके सबको माइनस कर देता है, ये सब चीजें वही हैं, ठीक है। तो इन चारों के एक ग्रुप को याद कर लो, डी मॉर्गन को उसको अलग ग्रुप की तरह याद कर लो, क्योंकि वो भी यही प्रॉपर्टी यूज कर रहा है कि बाहर नेगेशन थी तो अंदर हर चीज को ब्रैकेट खोलने के बाद नेगेट कर दे रहा है, तो वो भी मैथमेटिकली ही काम कर रहा है ऑलमोस्ट, है ना। तो अभी जो है ये नेक्स्ट वाला, ये लॉजिक की तरह काम करेगा। जैसे लॉजिक हमारा कहता है P इंप्लाइज Q, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ, P इंप्लाइज Q, दो ही आर्ग्यूमेंट्स के अंदर अभी लेना, तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन याद करो, P अगर P होगा तो Q होगा, है ना। इसको ये भी कह सकते हैं कि Q ना होने से P भी नहीं होगा। तो इसकी एक शर्तिया प्रॉपर्टी ये थी कि इफ नॉट Q देन ऑल्सो नॉट P,
अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। कैन यू इमेजिन क्यों? इसका रीजन समझ में आ रहा है कि इफ दिस देन दिस, तो ये वही था जो हमने लंबी एक एग्जांपल से डिस्कशन किया था, राम गोज टू द मार्केट, श्याम गोज टू द मार्केट, सॉरी, हमने वो एग्जांपल यूज की थी फार्मर, इफ इट रेन्स द फार्मर विल गो टू द फील्ड्स। तो फार्मर गो टू द फील्ड को हमने जब ट्रू मान लिया, अगर वो रॉन्ग है, अगर वो नहीं गया, तो फिर पक्का बारिश नहीं हुई होगी। बिना बारिश के वो जा तो सकता है, लेकिन अगर वो नहीं गया तब पक्का बारिश नहीं हुई होगी, क्योंकि बारिश होने पे तो वो पक्का जाता। वही हमारी डेफिनेशन, सेंट्रल आइडिया था। तो वही प्रॉपर्टी हमने यहां पे यूज की है कि इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि P इंप्लाइज Q मीन्स कि इफ नॉट Q देन नॉट P, राइट। तो ये ऑलमोस्ट उसकी अनदर डेफिनेशन हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। इसकी खास इस्तेमाल कहां करना है आपने? जब आपको इनका ऑर्डर रिवर्स करने की कहीं जरूरत पड़ जाए। अभी हमने बोला था ना, तो इससे पिछली एग्जांपल में, कि हम कभी ऐसा नहीं करते कि P इंप्लाइज Q के ऊपर हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको सीधा उल्टा कर दें, Q इंप्लाइज P, वो तो नहीं कर सकते। लेकिन इसकी डेफिनेशन में से ये हम कर सकते हैं कि नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, राइट। तो इसका मतलब अगर आपको कहीं प्रूफ के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको इसका ऑर्डर रिवर्स में चाहिए हो, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हो कि शायद यहां पे ट्रांसपोज काम आ जाए, राइट। बाकी तो केस टू केस डिफर करेगा, लेकिन यू कैन इमेजिन कि हो सकता है ट्रांसपोज का वहां पे कुछ काम होगा। एंड देन इज मटेरियल इंप्लीकेशन। ये दोनों एक जैसे हैं काफी। ट्रांसपोजिशन और मटेरियल इंप्लीकेशन दोनों इसी पे लागू होते हैं, P इंप्लाइज Q पे, इसी आर्गुमेंट स्ट्रक्चर पे, राइट। ये क्या कहता है? ये कहता है कि Q के ना होने से P नहीं होगा, ये तो सही बात है। लेकिन इसकी एक और डेफिनेशन थी, अगर हम अपना ट्रुथ टेबल वाला मेथड, जैसे हमने इसको पहले भी पढ़ा है, समझा है ट्रांसपोज को, सॉरी इसको इंप्लीकेशन को, तो वहां हमने एक चीज की थी कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें ये पक्का, मतलब इसको सस्टेन करवाने के लिए एक मिनिमम कंडीशन हमने ढूंढी थी। वो क्या थी? वो ये थी कि अगर ये जीरो हो जाए, नो ट्रू फॉल्स हो जाए, और फिर ये ट्रू होता रहे या फॉल्स होता रहे, कुल मिला के इंप्लीकेशन ट्रू रहेगी। इसके फॉल्स हो जाने से इसका आउटपुट पक्का ही ट्रू आएगा, चाहे ये ट्रू रहे चाहे ये फॉल्स रहे। अगर ये फॉल्स हो गया तो इसका मतलब इसकी इंप्लीकेशन कहती है कि नॉट P, एक तो इस कंडीशन में ये पक्का ट्रू रहेगा, दूसरा अगर Q ट्रू हो जाए, ये परमानेंटली ट्रू कर दिया जाए, फिर ये चाहे ट्रू रहे चाहे फॉल्स रहे, तब भी ये पक्का ट्रू रहेगा। तो ये दो कंडीशंस थी जिनके जुड़ जाने से, जिनमें से किसी एक के हो जाने से भी हमारी इंप्लीकेशन जो है वो स्टैंड करती है। सो दिस इज द केस कि इवन इफ P becomes false, then no matter what the implication will remain true. इसको क्विक, क्योंकि अंडरस्टैंड कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग किया होगा तो बाद में काम आएगा। P Q, P इंप्लाइज Q, ठीक है। ट्रू ट्रू तो ये ट्रू है ही, ये ट्रू और ये फॉल्स तो ये फॉल्स, ये फॉल्स और ये ट्रू तो ये ट्रू, और ये दोनों फॉल्स तो भी ये ट्रू। यही था हमारा ट्रूथ टेबल इसका, है ना। तो इसमें ध्यान दो, यहां पे अगर ये फॉल्स हो जाए, राइट, ये कहां कहां फॉल्स है? दो केसेस में फॉल्स है, दोनों केसेस में आउटपुट ट्रू ही रहती है ना। तो अगर ये फॉल्स हो जाए तो पक्का आउटपुट ट्रू ही रहेगी। और इसी तरह इसमें देखो, अगर ये दो केसेस को देखो, अगर ये दोनों केसेस में ये ट्रू हो जाए तो फिर इधर जो मर्जी आता रहे उधर ट्रू ही आएगा। सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग बाय दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो यहां पे हम ये कह रहे हैं नॉट P और Q will be equivalent to P implies Q. So this is by definition of
इम्प्लीकेशन, राइट? सो इसको भी हम आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। सो ट्रांसपोज एंड मटीरियल इम्प्लीकेशन। तो इसको, इन दोनों को भी आप एज अ ग्रुप याद कर सकते हो, ट्रांसपोज और मटीरियल इंप्लीकेशन को भी, क्योंकि ये दोनों मटीरियल इंप्लीकेशन की ही दो डेफिनेशंस हैं, राइट? देन वी हैव एक्सपोर्टेशन। एक्सपोर्टेशन हम ऐसे करते हैं, आपके पास कभी ये सिचुएशन आ जाए P डॉट क्यू इंप्लाइज R, तो इसकी एक सीधा सीधा रिप्लेसमेंट है, वो है P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R। P implies Q implies P implies Q implies R, yes, ब्रैकेट, ठीक। तो दिस इज द रिप्लेसमेंट, दिस इज द, अगर P डॉट Q implies R हमारे पास सिचुएशन बन जाए, तो P implies विद इन ब्रैकेट्स Q implies R, तो आप सीधा सीधा इसको रिप्लेस, और ये बहुत ही काम की चीज है ये, क्योंकि देख के पता चल जाती है कि ये सारे के सारे इंप्लीकेशन वाले फॉर्म्स हैं और यहां पे मिक्स फॉर्म है। तो कई बार ऐसा दिखता है सामने कि ये मिक्स फॉर्म है और फाइनल आंसर में हमारे को सारा इंप्लीकेशन वाला ही दिख रहा है, तो सिंपली आप इमेजिन कर सकते हो कि हिंट होती है ये विजुअल हिंट्स हैं कि इसको देख के विजुअली आपको लगेगा कि यहाँ पे वो रिप्लेसमेंट्स काम कर सकती है, फिर आप उसको एक्चुअली चेक करते हो, काम करती है तो लागू कर देते हो, ठीक है? सो दिस इज द, एंड देन द लास्ट वन इज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी हमारी पुरानी है। टोटोलॉजी मतलब वो स्टेटमेंट्स जो हमेशा ट्रू हो, दोज आर टोटोलॉजीज। सो वी हैव दिस टोटोलॉजी, अगर P है तो अगर इफ इट इज अ टोटोलॉजी देन P डॉट P भी टोटोलॉजी को डिफाइन करेगी, P वेज P। सो एनीथिंग एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इट विद इटसेल्फ और एज ऑरिंग विद इटसेल्फ, या कह लो वेज विद इटसेल्फ, तो वो ट्रू ही रहेगा हमेशा। सो दैट इज व्हाट वी कॉल टोटोलॉजी। तो सारे हो गए। मटेरियल इंप्लीकेशन, हाँ, मटेरियल इक्विवेलेंस एक रह रहा है। मटेरियल इक्विवेलेंस एक और फॉर्म है, ये भी आपको P इंप्लाइज Q वाले फॉर्मेट से ही दिखेगी। तो कोई चीज P इंप्लाइज Q है तो मटेरियल इक्विवेलेंस का मतलब ये हो जाएगा कि P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। ये भी वही पुरानी डेफिनेशन ही है कि अगर इतना, मतलब इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है ये, कि P तभी होगा अगर Q होगा और Q तभी होगा अगर P होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसका मतलब है कि वो एक तरह से दोनों इक्विवेलेंट है। तो P इज इक्विवेलेंट टू Q अगर P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। और इसकी एक फॉर्म और है मटेरियल इक्विवेलेंस की, इक्विवेलेंस का साइन ये है 3, ठीक है? इसमें और इसमें ध्यान रख लेना थोड़ा। दिस इज नॉट लॉजिकल इक्विवेलेंस, दिस इज मटेरियल इक्विवेलेंस। टी ऊपर डाल देने से ये लॉजिकल इक्विवेलेंस बन जाती है, जिसकी हम बात अभी कर रहे हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर केस मटेरियल इक्विवेलेंस का है, इसमें टी नहीं डाला हुआ मैंने ऊपर। टी डालने से ये क्या बन जाता है? लॉजिकल इक्विवेलेंस बन जाती है, जो कि इसके ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है आपस में ही है। P इंप्लाइज P इज मटीरियली इक्वल टू Q, ठीक है? मटीरियल इक्वलिटी क्यू मतलब अगर P की वैल्यू ट्रू होगी तो Q भी ट्रू होगा, P फॉल्स होगा तो Q भी फॉल्स होगा, इसका ये मतलब है, ठीक है ना? कि P मटीरियली Q के इक्वलेंट है, जो भी P होगा वही Q की वैल्यू होगी। तो P और Q एक्चुअली एक ही है, ये कह रहा है मटीरियल इक्विवेलेंस। हाँ, इसकी एक फॉर्म और है, P इंप्लाइज Q, दैट इज P डॉट Q वाली ना। हाँ, P डॉट Q इंप्लाइज R। देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट, P डॉट Q वेज नॉट P डॉट नॉट Q। ये थोड़ी याद करनी पड़ेगी, ये वाली मुझे भी याद नहीं है। P डॉट Q वेज नॉट P डॉट
नॉट क्यू, दिस इज अनदर फॉर्म। सेम बात ही इस फॉर्म में भी लिखी गई है, मतलब दोनों ही इक्विवेलेंट ट्रीट हो रहे हैं, नॉट पी नॉट क्यू, नॉट पी नॉट क्यू। सो दीज आर द रिप्लेसमेंट्स। ये हमारी 10 ऐसी रिप्लेसमेंट्स हैं जिनकी हमें बार बार यूज करना पड़ सकता है। अब हमारे आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एक इन्फ्रेंस का तरीका आ गया, और हमारा जिसमें हम पूरी पूरी प्रीमाइसेस रिप्लेस कर सकते हैं, और प्रीमाइसेस के पार्ट्स को रिप्लेस करने के ये रूल्स हैं 10। ठीक है, पूरे प्रीमाइस को रिप्लेस करने के लिए वो पहले वाले 9, और सिर्फ प्रीमाइस के पार्ट्स को रिप्लेस करने के लिए ये वाले 10। तो ये मिलके हमारा एक तरह से एक स्ट्रक्चर हमारा बन गया, जिससे हम अब प्रूफ्स की तरफ सीधा सीधा जा सकते हैं। सो मैं प्रूफ के लिए क्या कर रहा हूं, आपकी एक्सरसाइजेज में से ही सीधा फर्स्ट से शुरू कर देते हैं। हमारे पास जो भी नई एक्सरसाइज है, इसमें दो तीन फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं आपके। जैसे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि उसने प्रूफ पूरा दे रखा होगा और आपको उसका रूल बताना होगा कि ये कौन सा रूल लागू किया गया है। ठीक है, और दूसरा ये हो सकता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेटमेंट दे रखी होगी जिसका आपको प्रूफ कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो हम दोनों काम ही एक साथ कर लेते हैं। A implies B, ये एक दे रखा है हमारे पास, A implies B, और C implies not B, C implies not B, और therefore कई बार ऐसे लिखा होता है, जनरली व्हाट वी डू इज यहां पे एक स्लैश डालते हैं, फिर 3 डॉट्स डालते हैं, और इसके बाद हम अपना कंक्लूजन लिख लेते हैं। वो कंक्लूजन फिर अलग से दिखता रहता है हमारा। तो इसका कंक्लूजन है हमारे पास A implies not C। देखो, इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है जिसमें आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना है। पहले नंबरिंग 1 एंड 2, इसको हम नंबर नहीं देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आपका ऑब्जेक्ट समझ लो क्या है। ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि ये दो प्रीमाइसेस आपको गिवन है। गिवन का मतलब है ये दोनों ट्रू है। गिवन का मतलब अपने आप में इसको पढ़ना ऐसे ही है कि इट इज ट्रू दैट A implies B, it is true that C implies not B, so therefore A implies not C, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो आपने इसको लिख दिया साइड पे ताकि आपको याद रहे कि हमने पहुंचना वहां है। अब आपने यहां पे ऐसी कुछ रिप्लेसमेंट्स और ऐसे कुछ आर्गुमेंट्स देने हैं जिससे आप लॉजिकली ट्रू रहते हुए भी आप ऐसी स्टेटस में पहुंच जाओ जो बेसिकली ये हो। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव नाउ, और हर स्टेप के ऊपर आपने रीजन देना है कि ये हमने क्यों लिया स्टेप। ठीक है, तो उसका मैं एक आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं। तो इसमें सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको कि A इंप्लाइज नॉट C तक हमने पहुंचना है, यानी कि C यहां पे हमारे को जो एंटीसीडेंट में दिख रहा है, ये किसी ऐसी सिचुएशन में पहुंचना है जहां ये कॉन्सिक्वेंट में हो। ठीक है, तो सीधा हमारे को ट्रांसपोज याद आ जाना चाहिए। सो दिस इज बेसिकली ट्रांसपोजिंग, दिस इज ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का रूल हमारे को क्या कहता है कि अगर हमने इसको उल्टा करवाना हो तो दिस इज डबल नेगेशन ऑफ B इंप्लाइज नेगेशन ऑफ C। ठीक है, तो डबल नेगेशन ऑफ B क्या हो जाएगी, और इसके साथ, हाँ यही साथ में ही इसके सामने थोड़ी दूरी के ऊपर हमने रीजन देना, हमने क्या किया है, हमने किया 2 का ट्रांसपोज। सो ऐसे लिखना है 2 कॉमा ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज को हम सिर्फ ट्रांस लिख देते हैं। सो 2 की ट्रांसपोजिशन की तो हमारे पास ये आया, फाइन। और यहां पे एक स्टेप और करना पड़ेगा, एक स्टेप में एक ही चेंज करनी है, ये याद रखना। जितनी चेंजेस हैं उतने स्टेप्स होने चाहिए। अब हमें डबल नेगेशन ऑफ B को रिप्लेस कर सकते हैं हम B से। डबल नेगेशन रिप्लेसमेंट रूल्स की खासियत यही है कि वो किसी छोटे पार्ट पे भी लागू हो सकते हैं। तो डबल नेगेशन एक पार्ट है, तो हमें पता है कि डबल नेगेशन जो है वो एक्चुअली B ही होता है। डबल नेगेशन ऑफ B इज B, राइट। तो फिर सीधा लिख दिया B इंप्लाइज नॉट C, और इसका भी यहां पे हमारे को रीजन देना पड़ेगा, क्या, 3 का डबल नेगेशन। सो 3 कॉमा DN, राइट। और 5 नंबर पे आपको क्या करना होगा,
अब देखो हम पहुंच गए नजदीक अपने, ए इंप्लाइज नॉट सी के। कैसे? ए इंप्लाइज बी और बी इंप्लाइज नॉट सी, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म है ना। P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज R, तो P इंप्लाइज R। दिस वॉज हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। तो हमारा यहां पे बन गया अब किसका हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म हो गया ये? ए और, हाँ मतलब 1 और 4 का, राइट। तो हम क्या कर देंगे, सीधा लिखेंगे ए इंप्लाइज नॉट सी, यहां पे रीजन लिख देंगे क्या ऊपर, हाँ इसका सीक्वेंस ध्यान में रखना है ना। इसको हम ए बी और बी सी है ना, तो पहले ये फिर ये, तो इसका मतलब 1,4। अगर बाई चांस यहां ए गिवन इंप्लाइज बी आया होता और बी इंप्लाइज नॉट सी यहां होता, तो फिर हम उल्टा लिखते, 1 और 4 की जगह फिर हम लिखते 4,1। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे गलतियां होती हैं, इनको ध्यान में रखना है आपने। सो दिस इज नाउ 1,4 का व्हाट वी कॉल HS। हो गया खत्म, बस यही छोड़ देना, क्योंकि वो दिख ही रहा है, ये वही आ गया जो हमारे को वहां चाहिए, राइट। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रूफ। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है कि पूरा ये दे रखा हो आपको और ये ना दे रखे हों ये वाले कि किससे क्या किया है, तो यू हैव टू टेल दैट। छोटे नंबर्स में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, और थोड़ा सा बड़े नंबर का मेरे ख्याल से 5 मार्क्स में शायद पूरा प्रूफ आ जाएगा आपको, ठीक है। एक आधा और करके देख लेते हैं ऐसे ही। तो हमारे पास कोई, मैं थोड़ा सा लंबा सा उठा रहा हूं ताकि ज्यादा स्टेप्स वाला कुछ मिल जाए हमारे को। एच वेज आई इंप्लाइज J डॉट K डॉट L। H wedge I implies J डॉट K डॉट L, इसमें ब्रैकेट्स हैं J डॉट K डॉट L में, K डॉट L में, राइट। सो फर्स्ट प्रोमाइस ये है, प्रोमाइस 1 है। सेकेंड प्रोमाइस इज I, और फिर मेरे ख्याल से सीधा कंक्लूजन है, हाँ कंक्लूजन इज J डॉट K। सो कंक्लूजन यहां लिखेंगे हम J डॉट K। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो क्या हो सकता है। देखो H वेज I इंप्लाइज J डॉट K डॉट L, और हमारे को दे रखा है I यहां। अब I को हम सीधा तो कुछ नहीं कर सकते अभी, क्योंकि H वेज I है, फाइन। अगर मान लो इसको हम उल्टा करना चाहते तो कर सकते थे यहां पे, लेकिन उसके लिए हमारे को, मतलब ये सारा अब हमने प्लानिंग है ये हमारी, आपको इनिशियली इसको देख के ये प्लानिंग शुरू हो जानी चाहिए कि कैसे हम यहां पहुंचना है। फाइनली हमने J डॉट K पे, J डॉट K आपको यहां दिख रहा है, लेकिन ये आप सीधा ही निकाल सकते थे अगर ये आपका ट्रू हो जाए, ठीक है। ये ट्रू होगा तो हम कह देंगे J डॉट K डॉट L ट्रू है। J डॉट K डॉट L में से फिर बाय सिंप्लीफिकेशन हम J डॉट K निकाल पाएंगे, राइट। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट कोशिश ये है कि कहीं से हम ये ट्रू प्रूव कर दें कि H वेज I इज ट्रू। लेकिन इसको ट्रू प्रूव करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, वो है हमारे पास I बचा हुआ है। तो I में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इससे H वेज I बन जाए? कुछ सूझ रहा है? कोई सजेशन? बहुत सिंपल है, हम ये कर सकते हैं I वेज H। क्यों? एडिशन। सो रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ एडिशन हमें क्या कहता है? वो कहता है किसी भी चीज में हम वेज करके दुनिया की कोई भी चीज लिख दें, क्योंकि अगर I ट्रू है ना तो इसमें वेज करके कुछ भी करते हो ये ट्रू ही रहेगा। सो एनीथिंग विच हैज वेज इन इट will remain true
तो आई वेज क्यू, आई वेज के, आई वेज आई वेज पी, आई वेज जे, कुछ भी वेज कर सकते हो इसमें आप। ये प्योर आपकी चॉइस है। और इसके लिए आपको कितना लिखना यहां पे है, 2 का एडिशन। सो हमने क्या किया, 2 में एडिशन किया। अभी भी ये एच वेज आई नहीं है, तो हमें एक स्टेप और ले लेना है। वो है क्या, इसको हमें एच वेज आई लिख देना है। इसका हमने क्या किया है, इसको उल्टा कर दिया, विच इज कॉल्ड एज कॉम्यूटेशन। सो हमने 3 की कॉम्यूटेशन कर दी, राइट। 3 की कॉम्यूटेशन कर दी, एच वेज आई आ गया। अब इन दोनों में इसको सोचो, P है ये पूरा और ये पूरा Q है, तो ये बन गया P इंप्लाइज Q, P देयरफॉर Q, MP। ठीक है, तो हमारा अगला स्टेप सीधा आ गया, हम लिखेंगे J डॉट K डॉट L। ब्रैकेट्स में बहुत ध्यान देना, ठीक है, ब्रैकेट्स गलती करवा देते होते हैं। तो ये क्या, कहां से लाए हम, इसका और इसका, यानी 1,4 का MP मॉड एक्सपोनेंट्स, राइट। अभी भी हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आया, हमें J डॉट K चाहिए। तो एक अभी यहां पे ये वाली ब्रैकेट का भी कुछ करना पड़ेगा, विच आपको सीधा ही दिख रही है, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बीइंग यूज्ड। तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा यहां पे नंबर 6 के ऊपर हम कर देंगे क्या, J डॉट K, इसको ले आएंगे ब्रैकेट में और डॉट L यहां लिख देंगे, चलेगा। दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या इसका रीजन यहां पे जगह होती तो मैं थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूं। सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्कड ऑन 5। सो 5 कॉमा एसोसिएट। अब ये हो गया। अब इसको सोचो P है और इसको सोचो Q है, तो ये क्या बन गया, P डॉट Q। सो बाय सिंप्लीफिकेशन P डॉट Q में से निकल आता है P। तो अब आपके पास 7 नंबर के ऊपर सीधा लिखो J डॉट K और रीजन लिख दो, हाँ, 6 कॉमा सिंप्लीफिकेशन। हो गया, ये वही है जो हमें चाहिए था। सो दिस इज द वे वी कंस्ट्रक्ट द प्रूफ। अब हमने हर स्टेप को हमने वो किया है, रीजन दिया है हर स्टेप का। हर स्टेप के ऊपर हमने कोई ऐसा रूल यूज किया है जो गिवन रूल है, स्टैंडर्ड रूल है। हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, ये ध्यान रखना है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। जो करना है वो कोई रूल होना चाहिए, या फिर रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, या फिर रूल ऑफ इन्फ्रेंस होना चाहिए। उसके बिना हमने कुछ नहीं करना है, राइट। तो इसमें हमारे दोनों यूज हुए हैं, हमारे रिप्लेसमेंट वाले रूल्स भी यूज हुए हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी यूज हुई है, और हमारी यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है, और इसमें हमारे रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस भी यूज हुए हैं, जो कि एडिशन था, मॉड एक्सपोनेंट था और सिंप्लीफिकेशन था। तो 3 हमारे वो हो गए। तो एक और कर लें ऐसा ही, ठीक है। आप ये भी देख पा रहे हो ना साथ साथ कि हमने कितना पावरफुल टूल बना लिया। ये जो J है, K है, L है, M है, जितने भी ये हमारे सिंबल्स हैं, ये कुल मिला के लंबी लंबी स्टेटमेंट्स हैं। जैसे J का मतलब हो सकता है कि जॉन लीड्स द मैच, है ना। K का मतलब हो सकता है कोई मे बी फलाना बिकम्स द किंग ऑफ फ्रांस। तो सारी अपने आप में लंबी लंबी स्टेटमेंट्स हैं, और हाँ, उन स्टेटमेंट्स के बीच में कहीं देयरफॉर, इफ दिस, देन दिस, दिस एंड दिस, तो ये सारे कॉम्बिनेशंस है। यानी कि ये हमने लंबे लंबे लॉजिकल आर्गुमेंट्स इकट्ठे कर रखे हैं, जिनको हमने ये J, K, S, I की इन सारी ब्रैकेट से बना रखा है। सो विच मीन्स लैंग्वेज के अंदर दिए गए लंबे लंबे आर्गुमेंट्स को हम यहाँ ले आए, और फिर इनको हमने कोई आर्गुमेंट जो है वो साउंड है कि नहीं है, वैलिड आर्गुमेंट है कि नहीं है, वो पता करने के हमारे पास रूल्स हैं। तो रूल्स को लागू करके प्रूफ कंस्ट्रक्ट किया, एंड में आके पता चल गया कि अगर प्रूव हो गया तो मतलब वैलिड आर्गुमेंट है।
सो जो भी आपका लंबा चौड़ा आर्ग्यूमेंट था, तो पॉलिटिकल लोगों की स्पीचेस उठाओ और उसमें ये सारा कुछ होता है। यू विल ऑलवेज फाइंड दैम, बहुत सारी आपको मिल जाएंगी आपकी एक्सरसाइजेस में भी। सो आई हैव अनदर वेरी लॉन्ग लुकिंग वन। तो मुझे ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स यूज हो जाएं हमारे पास ना, ऐसे यूज कर लें हम। सो दिस वन, टी डॉट यू वेज पी। तो यहां से शुरू करता हूं इस बार मैं, ताकि वो कर पाए। टी डॉट यू वेज वी, ऐसा है, ठीक है। टी डॉट यू वेज वी, टी डॉट यू वेज वी, और टी इंप्लाइज यू इंप्लाइज डब्ल्यू डॉट एक्स। टी इंप्लाइज यू इंप्लाइज डब्ल्यू डॉट एक्स। डब्ल्यू डॉट एक्स है ब्रैकेट में हमारे पास, तो दिस इज द ब्रैकेट्स स्ट्रक्चर। तो दिस इज अनदर आर्गुमेंट, और देन टी डॉट वी इंप्लाइज नॉट डब्ल्यू वेज एक्स। टी डॉट वी implies not w dot x। ये पूरा भी है, बड़ा वाला है, ठीक है। सो t डॉट v implies not w wedge x, not w dot x, ठीक है। एंड देन इज t डॉट v implies, अच्छा इसमें w dot x not, this not is not there। सो t wedge tv, t dot v है ना, ओके। t implies u implies w dot x, ठीक है। और देन t wedge v, so this implies not w wedge x, ठीक है, not w wedge x, ये है। बस ये थोड़े ध्यान से देखना आपने, क्योंकि बोर्ड के ऊपर हमारे कई बार सिंबल्स मिक्स हो जाते हैं। वी और वेज को मिक्स नहीं कर देना हमने, ठीक है। वी बड़ा डाल देंगे, वेज थोड़ा छोटा डाल देंगे। टी डॉट वी इंप्लाइज नॉट डब्ल्यू वेज एक्स, ठीक है। और देयरफॉर w इक्वलेंट टू x, तो यहाँ पे हम डालते हैं देयरफॉर w इज मटेरियली इक्वलेंट टू x। तो प्रूव हमने ये करना है कि w इज मटेरियली इक्वलेंट टू x, फाइन। तो अब इसमें से देखो मटेरियल इक्विवेलेंस का साइन कहीं नहीं दिख रहा, तो इसका एक मतलब पक्का ये हो गया कि हम मटेरियल इक्विवेलेंस का जो दूसरा फॉर्म होता है उसमें से ही चीजें कर रहे होंगे, यानी W इंप्लाइज X और X इंप्लाइज W, या तो वो वाली फॉर्म आ जाएगी हमारे, या फिर W डॉट एक्स इंप्लाइज एक दूसरी फॉर्म थी, है ना, उसको एक बार चेक कर लेंगे, मेरे को जुबान नहीं आती है। तो W इंप्लाइज X और X इंप्लाइज W, अगर ये वाली फॉर्म भी कहीं आ गई तो हम उससे भी इसको बना लेंगे। अपने रेफरेंस के लिए यहां पे लिख के भी रख लो आप, W इंप्लाइज X डॉट X इंप्लाइज W, बड़ा X है, राइट। या तो ये आ जाए हमारे पास, या फिर इसकी दूसरी वाली फॉर्म, W डॉट एक्स वेज, W डॉट एक्स वेज नॉट W डॉट नॉट एक्स। इज दिस राइट? नॉट W नॉट एक्स, हाँ। तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्म हमारे पास इधर बन जाएगी तो हम W मटीरियल इक्वलेंस टू X कह पाएंगे, ठीक है। तो इसको हमने रेफरेंस के लिए साइड पे लिख लिया, क्योंकि यहां सीधी नहीं दिख रही है, इसलिए इसको साइड पे लिख के अपने रेफरेंस के लिए दिमाग में रखना है ताकि गलती ना करो। सो बताओ तो किधर को चला जाए, हमने पहुंचना है उनमें से किसी फॉर्म पे और हमारे पास गिवन ये है, तो क्या करें कि हम सबसे नजदीक कहां पे हम पहुंचेंगे वो सबसे पहले देखो जाए। देखो TUV ये उसके अंदर है ही नहीं, आपके सामने है ना।
सो उसके अंदर जो है वो है W और X, जो कि हमारे पास यहां आ रहा है और यहां आ रहा है, राइट। और W और X का आपस में संबंध T और U और V से आ रहा है, और इसलिए TUV वाला संबंध हमारे कहीं काम आ जाएगा। फाइन। तो यहां से हम थोड़ा सा इसको प्लान करके चलना शुरू करते हैं। सो T.V नॉट W वेज X, तो ये क्या बन जाएगा, नॉट W डॉट नॉट X, नॉट W डॉट नॉट X। ये तो नहीं कहीं काम आ रहा हमारे, है ना, दिस इज हेयर। सो एक हिंट हमारे पास ये है, नॉट W डॉट नॉट X, ये वाली फॉर्म इसमें से कहीं निकल सकती है, राइट। अगर हम इसको खोलेंगे, दिस ब्रैकेट को अगर हम रिप्लेसमेंट रूल लागू करेंगे, तो सीधा सीधा वो हमारे पास एटलीस्ट एग्जिस्ट करने लग जाएगा। फाइन। तो हम थोड़ा सा उसके और नजदीक चले जाएंगे, जस्ट कीप दैट इन माइंड। करना किस स्टेप पे है वो हम आगे देखते हैं। दूसरा हमारे पास W डॉट एक्स है, वो हमारे पास ये पड़ा हुआ है, राइट। तो W डॉट एक्स और ये कुल मिला के यही है हमारा सारा टारगेट, कि हमें किसी तरीके से ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जहां हमारे पास दिस और दिस आ जाए। इन दोनों के बीच में अगर वेज लग जाए तो ये बन जाएगा W डॉट एक्स वेज नॉट W डॉट नॉट एक्स। फाइन। तो वट एवर यू हैव टू डू इस टारगेट के साथ अब आपको करना है। तो हमारे पास देखो ध्यान से अब क्या क्या है। सो टी, ये वाला जो फॉर्म है, इसको देखो, ये भी एक रिप्लेसमेंट दिख रही है आपको। कौन सी रिप्लेसमेंट दिख रही है इसमें? T इंप्लाइज U इंप्लाइज, यानी P इंप्लाइज U इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, है ना एक आपके पास फॉर्म। ये कौन सी है? देखो लिस्ट, देख के ये आपको फिजिकली देखनी पड़ेगी, आपको किसके साथ ये मैच कर रहा है उसको फिजिकली आपको दिख जानी चाहिए। चेक चेक चेक। किस पे? आप कह रहे हो इसको एक माने और इसको एक माने, और फिर ये हमारे पास बाहर आ जाएगा, यही बात है, बिल्कुल ठीक है। फिर अगर हम U सही मान लें तो फिर ये बाहर आ जाएगा। बन रहा है ना ये? समझ आ रहा है ये? देखो इसको ध्यान से, सही स्ट्रेटेजी है ये, बिल्कुल सही है। तो जो भी हमने करना है वो पहले अपने आंखों से हो जाना है, उसके बाद शुरू करना है, वरना आप एक्स्ट्रा स्टेप्स लिख बैठोगे जो कि बाद में रिडंडेंट स्टेप्स बन जाएंगे, किसी काम के नहीं होंगे। इसको और इसको देखें अगर, तो इसमें अगर T ट्रू हो तो फिर ये भी ट्रू होगा, और जब हमारे पास ये अलग अकेला ट्रू पड़ा होगा तो इसमें ये अगर कहीं से ट्रू मिल जाए तो ये ट्रू आ जाएगा अपने पास अलग से, है ना। तो ये बाहर आ जाएगा हमारा कम से कम। सो इसको बाहर निकालने का तरीका दिख रहा है, मॉडस पोनेंस इसके ऊपर लगाना, लेकिन उसके लिए हमारे को क्या रास्ता लेना पड़ेगा, पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन में से T बाहर निकालना पड़ेगा। उससे भी पहले हमारे को इसको खोलना पड़ेगा। क्या है ये? T डॉट यू वेज T डॉट वी, पहले ये बनेगा, है ना। तो इसको यूजिंग द एसोसिएटिव दिस डिस्ट्रीब्यूशन T डॉट यू वेज T डॉट वी, ये रीजन क्या दोगे? डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1। किसको? सिंप्लीफिकेशन कर दें, हाँ एक स्टेप बच जाएगा, सही बात है। हम इसको पूरे को एक वो मान सकते हैं, यस दीज स्मार्ट मूव्स हैव टू बी मेड, ताकि स्टेप्स आपके कम से कम हो। इससे हमारे 2 स्टेप्स बच गए सीधे सीधे, क्योंकि नहीं तो एक बार स्टेप हमने और लेना था इसमें से। करेक्ट। तो T सीधा इसमें से, फिर तो मैं T लिख सकता हूं सीधा, है ना। अगर वो लिखना है तो सीधा T लिखेंगे और यहां पे हम रीजन दे देंगे
1 कॉमा सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो सीधा हमारे पास टी आ गया। अब टी आ गया तो इन दोनों का मॉड एक्सपोनेंट करते हैं अब हम। सो मॉड एक्सपोनेंट उसका सीधा लिखेंगे रिजल्ट, u इंप्लाइज w डॉट x, राइट। और रीजन दे देंगे कि किसका और किसका, 2 और 4 का मॉड एक्सपोनेंट, दिख रहा है। अब इसमें अगेन, इसमें से हमारे को फिर अब वो चाहिए होगा, क्योंकि यहां से हमने सीधा निकाल लिया था, टी को अलग रख लिया था, u और v को हमने एक मान लिया था, u वेज v, है ना। अब दिक्कत क्या है, हमारे को चाहिए u, यहां पे u है ना, v तो नहीं है ना, हाँ u है, तो हमें यहां पे चाहिए u। तो इसको कहां से निकालेंगे हम, ये पड़ा u, इसको बाहर निकालना है, तो फिर वही करना पड़ेगा, t डॉट u वेज t डॉट v, यही आ गया। इधर लिख देता हूं, तो मैं कुछ देर के लिए ये वाला मिटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमने वो साइड पे लिखा ही हुआ है। वो एक बार चेक कर ले कि वो u है कि v है, सेकंड वाला, विच वन इज दिस। प्रिंटेड में गलती नहीं होगी, लेकिन जब हाथ से लिखा होता है तो u v वेज, इनमें गलतियां हो जाती हैं, ये आपको ध्यान ही रखना है। टी u वेज v है, हाँ u वेज v, और सेकंड प्रमाइस में u है ना, u है, और थर्ड प्रमाइस में v है, थर्ड प्रमाइस में v है। तो हम क्या कर रहे हैं अब, हाँ, तो अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, इसमें से टी हमने निकाल लिया, लेकिन अब हमें यू चाहिए, ठीक है। अब एक और स्मार्ट मूव, थोड़ी सी, अब जो स्टेप हम बचा रहे थे उनमें से एक स्टेप हमारे को अब लेना ही पड़ेगा फाइनली, क्योंकि हमें इसको तो अलग करना ही पड़ेगा, दिस हैज टू बी डन समथिंग। तो इसके ऊपर एक पर्टिकुलर रूल लग रहा है, कौन सा लग रहा है, देखो जरा, एक्सपोर्टेशन याद आ रहा है। एक्सपोर्टेशन में क्या होगा, टी इंप्लाइज u इंप्लाइज w डॉट एक्स, इसको एक चीज मान लो, w डॉट एक्स को हम एक यूनिट इकट्ठा मान लें, तो ये क्या बन जा रहा है एक्सपोर्टेशन इसका। एक्सपोर्टेशन मिला कि नहीं मिला, क्या है, p डॉट q, हाँ horseshoe r, हाँ then p horseshoe हाँ, q horseshoe r, दिख रहा फॉर्मेट, here second, वही है ना, सेम फॉर्मेट है। सो आपको राइट हैंड साइड वाला स्ट्रक्चर मिला हुआ है, आप इससे लेफ्ट हैंड साइड वाला स्ट्रक्चर डिड्यूस कर सकते हो। तो क्या बन जाएगा, बोल दो साथ साथ, टी डॉट यू, horseshoe, हाँ हाँ, आगे। अब आर की जगह हमने इस पूरे को ले लिया, आर की जगह हमने w डॉट एक्स पूरा ही ले लिया। सो दिस इज आर ना फॉर अस, दिस, तभी मैंने ये ऊपर लाइन डाल दी थी कि इसको इकट्ठा ट्रीट करना पड़ेगा, इसको एक यूनिट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हमने यूनिट की तरह ट्रीट करके ये बना दिया, टी डॉट यू, ठीक है। इज दैट ओके, टी डॉट यू इंप्लाइज w डॉट एक्स। तो अब w डॉट एक्स यहां से सीधा निकल सकता है अगर हमारे पास t डॉट यू कहीं से आ जाए, तो देखो कहीं से बन रहा है t डॉट यू, हाँ, first फर्स्ट से कैसे, distribution, डिस्ट्रीब्यूशन, क्या आ जाएगी फर्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन, इसका नंबर डाल देते हैं 6, है ना। इसको साइड में कहीं लिख देना, हमने क्या किया था, इसको एक्सपोर्टेशन की है हमने 2 की, है ना, 2 की एक्सपोर्टेशन है।
इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या बन जाएगा, टी डॉट यू, सॉरी यू वेज टी डॉट वी। इसका कुछ कर सकते हैं क्या हम, वेज का पी वेज क्यू आ गया बेसिकली हमारे पास। तो पी वेज क्यू कौन से रूल में अपीयर कर रहा है आपके पास, एनी आइडिया? रूल्स वाली लिस्ट सामने रखो अपने। अगर नॉट होता हमारे पास किसी एक का, तब दूसरे की ट्रुथ हम एजर्ट कर सकते थे। अगर हमारे को डिसजंक्टिव सिलोजिज्म अगर हमने लागू करना हो तो उसके लिए हमारे पास कम से कम एक इसका नेगेटिव एजर्टेड कहीं होता, नेगेशन कहीं पे एजर्टेड होती तो हमारे लिए आसान था। बट वो क्योंकि अभी दिख नहीं रही तो इसलिए अभी हम सीधा तो नहीं चल सकते उस तक, तो हम कोई और रास्ता लें। टी डॉट यू, हाँ वो हमने कर लिया ऑलरेडी, टी डॉट वी वेज डब्ल्यू डॉट एक्स, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है ना। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगेगा। अब हम एक ऑप्शन जो मेरे को इधर से लीड मिल रही है, व्हाट वी कैन डू इज, हमने दो निकाल लिए, ये जो दोनों हैं इसमें से हमने निकाल के ये वाले पोर्शंस निकाल के रख लिए, इसको 9 को हटा दो। दिस नाउ वी हैव ना टी डॉट यू वेज डब्ल्यू डॉट एक्स, है ना। और इसी तरह हम इसका भी एक्सपोर्टेशन करने की जरूरत है नहीं है, ये हमारे पास सीधा ही पड़ा हुआ है, टी डॉट वी इंप्लाइज नॉट डब्ल्यू डॉट एक्स, है ना। इन दोनों को कंजंक्शन बना सकते हैं। अब हम इसको ध्यान से देखोगे अगर, तो इन दोनों की कंजंक्शन क्या करेगी हमारे पास, 8 नंबर पे ले रहा हूं मैं, टी डॉट यू इंप्लाइज डब्ल्यू डॉट एक्स, ये कंजंक्शन विद इसका हमने एक्सपोर्टेशन यही किया ना, 3 का किया ना एक्सपोर्ट, 2 का सॉरी, ठीक है। तो टी वी ये बचा हुआ, टी डॉट वी इंप्लॉइज नॉट डब्ल्यू डॉट नॉट एक्स, ओ सॉरी एक स्टेप में नहीं करना, मतलब हालांकि ये कर सकते हैं, मतलब करना यही है हमने, लेकिन अगले स्टेप में कर लेंगे इसको। अभी मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूं जैसे वो है, ठीक है। क्या किया हमने, इसको और इसको कंजंक्ट कर दिया, इन दोनों को कंजंक्ट किया। क्यों किया, क्योंकि अब हमारे को डब्ल्यू डॉट एक्स यहां दिख रहा है, राइट, और यहां है डब्ल्यू वेज एक्स। वेज एक्स को डॉट एक्स बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास बाहर इसके नेगेशन पड़ी हुई है। नेगेशन बाहर होने से हम बड़े आराम से उसको, जब नेगेशन खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, वो वेज का डॉट बन जाएगा, राइट, और हमारे उसी फॉर्म में आ जाएगा जैसे हमें चाहिए, तो हम बहुत नजदीक आ जाएंगे फिर उसके। तो इसके अगले स्टेप में, सो दिस स्टेप बेसिकली कंजंक्ट, यहां पे हमने क्या किया, इसका 7 का और इसकी एक्सपोर्टेशन का इसके साथ कंजंक्ट किया। सो दिस एंड हमारा, अच्छा ये था कंजंक्ट, इसकी एक्सपोर्टेशन कहां की हमने, टी वी
इंप्लाइज, अच्छा हमने सीधा ही रखा हुआ है अभी, ठीक है। तो हमने इसका सीधे का सीधे दोनों का आपस में ही कंजंक्ट कर दिया, इन दोनों का 2 और 3 का कंजंक्ट है ये, ठीक है। इसका वो देख लो, जो इसका ऑर्डर है, सीक्वेंस है, टी यू इंप्लाइज डब्ल्यू डॉट एक्स, यू इंप्लाइज डब्ल्यू डॉट एक्स, और टी वी इंप्लाइज दिस इज फ्रॉम दिस। तो 3 बाद में है, और वी मेड दिस ना, u इंप्लाइज w डॉट एक्स। इसमें t था कि नहीं था, ये एक बार चेक कर लो। ओ ये रहा, इट इज गेटिंग मिक्स्ड विद दिस, ठीक है। इसको 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 फोकस में रखना, हमारा थोड़ा क्लमजी हो गया ये। तो ये हमारे पास ऑलरेडी यहां पड़ा हुआ है ना, टी डॉट यू डब्ल्यू एक्स, ठीक है। तो हमने अब पहले रखा ये 6 है ना, तो दूसरा 3, 6 एंड 3 का कंजंक्शन, ठीक। सो इट दिस इज 6 एंड 3 कंजंक्शन। तो कुल मिला के हमने पहले इसका एक्सपोर्टेशन कर लिया, एक्सपोर्टेशन करके फिर उसको हम कंजंक्ट कर रहे हैं, ताकि हमारे पास सेम आ जाए। डब्ल्यू डॉट एक्स इधर आ गया हमारे पास, और डब्ल्यू डॉट एक्स की बजाय यहां पे हमारे पास डब्ल्यू वेज एक्स था, लेकिन क्योंकि बाहर हमारे पास एक नेगेशन पड़ी हुई है, सो वी आर इन द होप कि हम बना लेंगे इसको नॉट डब्ल्यू डॉट नॉट एक्स, जो कि हमारे को चाहिए फाइनली। तो वो एक स्टेप उसका भी लगा देना पड़ेगा अब एक्स्ट्रा हमारे को। सो इट इज बेसिकली टी डॉट यू इंप्लाइज w डॉट x डॉट, इसको मैंने सीधा अब लिख दिया, t डॉट v इंप्लाइज नॉट w डॉट नॉट x। so we are very near to it now. so w dot x wedge not w dot not x। अब इसका हम ऑलमोस्ट सीधा सीधा अब हम लगाने की पोजीशन में आ जाएंगे। टी डॉट यू इंप्लाइज डब्ल्यू डॉट एक्स, उधर देखो जरा, टी डॉट यू डब्ल्यू डॉट एक्स, इनको तो हमने, इसको हमने ऐसे इट इज रखा हुआ है ना अभी, इसका कुछ नहीं किया। टीवी, हाँ इसका, हाँ जी, हाँ जी, इसका ना वही, वो अलग अलग करके ब्रैकेट्स उसकी डालनी पड़ेगी, हाँ। टी डॉट यू है और इधर टी डॉट वी है ना। तो हमारे पास टी डॉट यू और टी डॉट वी है, टी डॉट यू और टी डॉट वी, हाँ दोनों सीधे सीधे पड़े हैं हमारे पास। सो वी हैव दैट डायरेक्टली। हमने खोल लिया था कि नहीं, अच्छा ये रहा 7 पे रखा हुआ है, ठीक है। तो 7 पे हमारे पास ऑलरेडी टी डॉट यू वेज टी डॉट वी, सही है ना, हाँ ठीक है। तो हमारे को डॉट यू चाहिए और डॉट वेज, बस सीधा फिर आ गया। दिस इज द लास्ट स्टेप। इसके बाद ये वाला स्टेप जो है आपका, इसको करने का एक मामला जरूर है, जो हम बोर्ड पे गलती कर रहे हैं वो बड़ी गलती है, क्लमजीनेस। हम अपने ही शब्दों में उलझ जा रहे हैं, जबकि अगर आप एक कॉपी पे एक पूरा साइड पे ये लिखते हैं और साइड पे सारे रीजंस लिखते हैं, तो ये कभी गलती होने के चांसेस नहीं होते, बट दिस क्लमजीनेस विल ऑलवेज लीड टू द प्रॉब्लम। तो हमारा ये पड़ा किया हुआ 7th नंबर पे। सो अब इसको देखना है आपने और इसको देखना है, फिर आपको क्लियर रूल दिख रहा है, एक लागू होता क्या, टी डॉट यू इंप्लाइज डब्ल्यू डॉट एक्स और टी डॉट वी इंप्लाइज वट एवर। तो यहां हमारे पास आइदर टी डॉट यू और टी डॉट वी इज ट्रू, ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो इन दोनों को अगर हम सी डी लगाते हैं, तो टी डॉट यू ये रहा और टी डॉट वी ये रहा। तो सी डी क्या कहती है हमारी, सी डी हमारी कहती है कि अगर ये या ये है तो फिर ये या ये ट्रू होंगे। सो सीधा आंसर है इसके, कंस्ट्रक्टिव डिलेमा रीजन देके बस लिखना ध्यान से, डब्ल्यू डॉट एक्स वेज नॉट डब्ल्यू
डॉट नॉट एक्स, जो भी उधर पड़ा है। मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी और होता तो भी CD की फॉर्म यही रहनी थी। और इसका रीजन हम दे देंगे इसमें 9th में और 7th में, 9 पहले 7 बाद में। सो 9,7 CD। राइट। और इसके बाद एक स्टेप सॉरी बचेगा 11वां, और वो ये कि ये तो हमने अपने मन में ही साइड पे कंस्ट्रक्ट किया था ना। आप मन से कुछ नहीं कर सकते, आपको सीधा सीधा लिखना पड़ेगा। इसके अगला स्टेप ही आपको जो है मटेरियल इक्विवेलेंस का देना पड़ेगा। सो द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज मटेरियल इक्विवेलेंस नाउ। क्योंकि ये मटेरियल इक्विवेलेंस आपके सामने बन तो गई, लेकिन इसको आपको कहना पड़ेगा। राइट। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ मटेरियल इक्विवेलेंस। आपको 11th स्टेप बकायदा लिखना पड़ेगा, सीधा सीधा जो हमारा ये था W इक्विवेलेंट एक्स। और इसका भी रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि यहां से हम यहां जंप किए, तो जंप रिप्लेसमेंट के रूल से किए, रूल ऑफ मटेरियल इक्विवेलेंस। और नंबर 10 पे, सो 10 कॉमा मटेरियल इक्विवेलेंस, तब जाके ये फाइनल हम कह रहे हैं कि प्रूव हमने कर दिया। राइट। तो रूल बेंचमार्क कोई नहीं है, आपको देख के इमेजिन ही करना है कि कौन सा हम किसके ज्यादा नजदीक जा रहे हैं। जितनी आपको फॉर्म्स ज्यादा देख के पहचान में आनी शुरू हो जाएंगी, और जब भी आप छोटे रूप में देखते हो ना पूरी मतलब जैसे जितनी अब यही बोर्ड है, इसको जब आप इस दूरी से देखते हो तो आपको एक्चुअली फॉर्म्स दिखती हैं, बिकॉज हमारे वहां पे स्ट्रक्चर है ना जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। जब जितनी आप नजदीक जाके इसको करने की कोशिश करोगे उतने आपको इंडिविजुअल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। फॉर्म्स आपको काम फॉर्म से करना है, तो आपकी बहुत आदत ये बनानी पड़ेगी कि आपको फॉर्म देख के ही पता लग जाए कि ये यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो रही है, यहाँ पे रूल्स लग रहे, कौन सा रूल लग रहा है। सो इट इज ऑल अबाउट फॉर्म्स, इसीलिए फॉर्मल प्रूफ बोल रहे हैं ना हम इसको। सो यू हैव टू लुक एट द फॉर्म। तो मुझे लगता है इसमें हमारे सारे तकरीबन एक एक बार तो कम से कम हमने ज्यादातर यूज कर लिए। ठीक है, कोई और बाद में आएगा तो हम वी कैन जस्ट डील ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैंने खुद सॉल्व करके देखी थी, वो गलत है, किसी भी हालत में नहीं आ रही है। मैंने कई लोगों से बात करके भी देखी, तो नहीं, वो मतलब छपा गलत हुआ है बकायदा। तो इसलिए कोई भी आपको गलती आए तो एक बार मेरे से कंसल्ट कर लेना, जहां भी आपको लगे ना कि हमने सारा जोर लगा लिया, रिजल्ट ये नहीं आ रहा है, तो जस्ट कम बैक टू बी। उसमें हैं गलतियां आपकी किताब में, मतलब जो एडिशन मेरे सामने आया था उसमें तो हैं गलतियां, बाकी बाद में उन्होंने ठीक कर दी हो तो बात अलग है। सो आई थिंक विद दिस हमारा प्रूफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। राइट। तो हमने सिलोजिज्म के अपना फॉर्मल प्रूफ के हमने दो तरह के रूल्स जो हैं, आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर के रूल्स, वैलिड आर्ग्यूमेंट का फॉर्म, और दूसरा हमारा रिप्लेसमेंट के रूल्स, इक्विवेलेंस, लॉजिकल इक्विवेलेंसेस। ठीक है। सो रिप्लेसमेंट के रूल्स इसलिए लागू हो रहे हैं क्योंकि वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज लॉजिकल इक्विवेलेंस। ये टर्म्स आपने दिमाग में बिठा लो, ताकि पेपर में कई बार सीधा यूज कर दिया हो कि लॉजिकल इक्विवेलेंट, तो लॉजिकल इक्विवेलेंट का मतलब है रिप्लेसमेंट के रूल्स, क्योंकि वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है, सिमेंटिकली इक्विवेलेंट नहीं है, उनकी ट्रुथ वैल्यू सेम है, इसलिए वो लॉजिकली इक्विवेलेंट हमको कह देते हैं। फाइन, प्लीज माइक ले लो, बोलो बोलो। कुछ क्वेश्चंस हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके भी हैं, तो कोई एग्जांपल कर सकते हैं हम उसका? हाँ हाँ कर लेते हैं, अगर आपके ध्यान में कोई है तो वो कर लो, नहीं तो इसमें ढूंढ लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट आप बोल किसको रहे हो वैसे, कि पूरी वो लैंग्वेज में स्टेटमेंट दे रखी है या सिंबॉलिक फॉर्म में? स्टेटमेंट लैंग्वेज, लैंग्वेज में स्टेटमेंट, तो हाँ लैंग्वेज वाली स्टेटमेंट को एक आध कर लेते हैं। ये 11 स्टेप्स वाला जो हमने किया ना अभी, मोस्ट प्रोबेबली ये लॉन्गेस्ट होगा आपके लिए,
जितनी आप कर रहे हो ना, जनरली आपको जो क्वेश्चंस आते हैं 5-6 लाइंस में, इतने में हो जा रहा है, मतलब 11 तक जो जा रहा है तो ऑलमोस्ट सारे इसमें मतलब काफी वैरायटी यूज हो गई है और ये मैक्सिमम जाएगा। अगर आपको कोई मिला हुआ है क्वेश्चन तो बोल दो, मैं ढूंढ रहा हूं वैसे है। Bees and wasps sting if they are either angry or frightened. Therefore, any bee stings if it is angry. तो हमने ओके ये आपका क्वांटिफिकेशन का है, मैंने क्वांटिफिकेशन करवाई नहीं है अभी। दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व्स क्वांटिफिकेशन, मैं अलग से कर देता हूं आपके पास, लेकिन मैंने टॉपिक यहां करवाया नहीं है अभी तक, क्वांटिफिकेशन हमारी पेंडिंग है। सो क्योंकि वो पूरा कंप्लीट एक ही चैप्टर है, उसको मैं करवा दूंगा, ये क्वेश्चन मैं आपको अलग से करवा देता हूँ, क्वांटिफिकेशन हम कल कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज फुल फ्लेज टॉपिक। हालांकि क्वांटिफिकेशन में और इसमें ज्यादा अंतर अब नहीं है, हमें सिर्फ 2-3 कॉन्सेप्ट समझने हैं, जिसकी वजह से मैं अभी नहीं करवा रहा हूं, कि मैं चाह रहा हूं कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर उसमें आएगा जिसका एक फुल फ्लेज्ड कंसेप्शन है। तो आई वांट यू टू ग्रास्प दैट कंसेप्शन फर्स्ट, तभी हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर तय कर पाएंगे कि कहां यूज करना है और कहां नहीं करना है। फाइन, आई विल गेट यू डन दिस क्वेश्चन आफ्टर दिस क्लास। कुछ है? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ओके। सो वी एंड इट हियर, राइट।